अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एवरीवन और ख़ास तौर पर ENG 512 के स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपके लेसन 1 को कम्प्लीटली डीमिस्टिफाई करने वाले हैं, यानी डेफिनेशंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। देखें, लैंग्वेज इंसानियत का एक बिल्कुल फंडामेंटल हिस्सा है, राइट? और ये समझना कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हमारे अंदर और हमारी सोसाइटी में एग्जैक्टली कैसे इंटरैक्ट करती हैं, ये आपकी स्टडीज़ के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के आपके एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। Okay, so let's dive right into our roadmap for today. हम 5 main areas को cover करेंगे. What is bilingualism, functionalist approach, उसके बाद language behavior principles, फिर the importance of valorization, और last में हम देखेंगे literacy and language का आपस में क्या connection है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज बाइलिंगुअलिज्म। अब यहाँ मैं चाहता हूँ आप ज़रा सोचिए, क्या बाइलिंगुअल होने का मतलब ये है कि आप दो लैंग्वेजेस में 100% बिल्कुल परफेक्ट हों? अक्सर हम यही समझते हैं ना कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज में थोड़ी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं या आपका एक्सेंट काफ़ी थिक है तो आप ट्रूली बाइलिंगुअल नहीं हैं। लेकिन आपको पता है, एकेडमिक स्टडी में ये अजम्पशन असल में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टिंक्शन समझना आपके लिए लिटरली सबसे ज़रूरी है। एक तरफ हमारे पास है बाइलिंगुअलिज्म। इस एक्सप्लेनर के कॉन्टेक्स्ट में इसका डायरेक्ट ताल्लुक सोसाइटी से है। ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की स्टेट होती है जहां दो लैंग्वेजेस कॉन्टैक्ट में आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी सिटी जहां उर्दू और इंग्लिश दोनों एक्टिवली बोली जा रही हैं। और दूसरी तरफ है बाइलिंगुअलिटी। ये एक इंडिविजुअल यानी आपका अपना साइकोलॉजिकल स्टेट है। ये वो प्रोसेस है जो आपके माइंड में चल रहा होता है जब आप घर में अपनी फैमिली से बात करते हुए अचानक से यूनिवर्सिटी की एक एकेडमिक पेपर राइटिंग पर स्विच कर जाते हैं। अब ये टिटॉन की 1972 की डेफिनेशन इस पूरी डिबेट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। देखें, बाइलिंगुअलिटी की डेफिनेशंस में ना एकेडमिक्स के दरमियान काफ़ी डिसएग्रीमेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस लाजमी है, जबकि कुछ के नज़दीक बस थोड़ी बहुत प्रोफिशिएंसी भी काफ़ी है। टिटोन यहाँ ये आर्ग्यू करते हैं कि असल बात सेकंड लैंग्वेज के अपने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, ना कि आप सिर्फ अपनी मदर टंग से वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हों। लेकिन मसला पता है क्या है? इस नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस को मेजर करना रिसर्चर्स के लिए सच में एक नाइटमेयर है, क्योंकि जो मोनोलिंगुअल नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, उनकी अपनी कॉम्पिटेंस में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द फंक्शनलिस्ट अप्रोच। सो लैंग्वेज को हम ब्रॉडली 2 लेवल्स पर प्रोसेस करते हैं। पहला है फंक्शनल लेवल। इसका मतलब है आपका असल मकसद, आपकी इंटेंशन, आप कम्युनिकेट आखिर क्यों कर रहे हैं। और दूसरा है फॉर्मल लेवल। ये वो सरफेस फॉर्म्स हैं, यानी एक्चुअल वोकैबुलरी, ग्रामर और साउंड्स जो आप बोलते वक्त यूज करते हैं। फंक्शनलिस्ट अप्रोच बेसिकली हमें ये बताती है कि फंक्शन का इन फॉर्म्स पर एक डायरेक्ट कॉजल असर होता है। हम इंसान नेचुरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट? और इसी मकसद या फंक्शन को पूरा करने के लिए हम नए अल्फाज और ग्रामर क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग वंस को अडेप्ट करते हैं। Alright, section 3, language behavior principles. देखें, लैंग्वेज बिहेवियर के बेसिकली 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, सोसाइटी और इंडिविजुअल के दरमियान एक कांस्टेंट नॉन स्टॉप डायनामिक इंटरेक्शन होता रहता है। दूसरा, लैंग्वेज की फॉर्म और फंक्शन के दरमियान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैपिंग होती है। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज असल में कल्चर का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ये एकल्चरेटेड बिहेवियर के प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है। और चौथा प्रिंसिपल ये है कि हायर ऑर्डर बिहेवियर्स में सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व होती है। यानी लैंग्वेज कोई सिंपल सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये एक हाईली कॉग्निटिव और सोच समझ कर किया गया एक्शन है। इस चौथे पॉइंट को यानी सेल्फ रेगुलेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। असल में इसका मतलब यह है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आप कंटिन्यूअसली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर उस करंट सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जरा सोचिए, यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से बात करते हुए आपका स्टाइल बिल्कुल चिल और मुख्तलिफ होता है ना? लेकिन जैसे ही आप किसी प्रोफेसर से बात करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली अपनी वोकैबुलरी और टोन दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है, ये एक प्रॉपर अडैप्टिव, इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है। Section 4, the importance of valorization. अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो यही कॉन्सेप्ट है, वैल्यूराइजेशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि किसी भी जबान को पॉजिटिव वैल्यू असाइन करना ताकि उसे एक फंक्शनल टूल की तरह यूज किया जा सके। जब कोई सोसाइटी, आपका स्कूल या यहाँ तक कि आपकी फैमिली किसी लैंग्वेज को हाईली वैल्यू करती है ना, तो असल में वो उसे वैल्यूराइज कर रही होती है। ये सोसाइटी और आपके इंडिविजुअल बिहेवियर के दरमियान होने वाले इंटरैक्शन का सबसे मेन इंजन है। सोचिए, अगर आपकी सोसाइटी कहती है कि प्रोफेशनल और एकेडमिक सक्सेस के लिए इंग्लिश आना लाजमी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश फॉर्म सीखने का मोटिवेशन डबल हो जाएगा।
जब दो लैंग्वेजेस कांटेक्ट में आती हैं तो उन्हें ना एक इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह इमेजिन करें। जब हालात स्टेबल होते हैं तो एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वैलोराइजेशन में अचानक से कोई तब्दीली आ जाए, जैसे फर्ज करें एक नई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है कि अब से तमाम ऑफिशियल एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होंगे, तो सडनली उस लैंग्वेज की वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस आसमान पर पहुंच जाती है। इकोसिस्टम की इस एक छोटी सी तब्दीली की वजह से सोसाइटी में मौजूद लोगों के पढ़ने और बोलने के बिहेवियर में फौरन ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। Our final section, Section 5, Literacy and Language. अब हम जूम आउट करके देखते हैं कि लिटरेसी किस तरह इंडिविजुअल लेवल से शुरू होकर पूरी की पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। स्टेप 1, इंडिविजुअल्स डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लैंग्वेज मास्टर करते हैं। इसका मतलब ऐसी लैंग्वेज जो किसी इमीडिएट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के बगैर हो, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग और राइटिंग। स्टेप 2, जब सोसाइटी में अचानक काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना सीख लेते हैं तो एक क्रिटिकल मास बन जाता है। स्टेप 3, अब इस नई ज़रूरत को, इस डिमांड को पूरा करने के लिए सोसाइटी नए इंस्टीट्यूशंस बनाती है, जैसा कि स्कूल्स और कॉलेजेस। और आखिर में स्टेप 4, आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट बन जाता है। तो आप देखें, एक सिंगल शख्स का लिखना पढ़ना सीखना इसेंशियली आगे चलकर पूरी दुनिया के सिस्टम्स और लॉस को शेप कर देता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? इस फॉर्म और फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को परमानेंटली क्लियर करने के लिए एक मजीद छोटी सी मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, कमरे में सर्दी लग रही है, आप शिवर करते हैं, विंडो की तरफ देखते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, यार यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। अब मुझे बताएं, क्या आप उसे वेदर फॉरकास्ट दे रहे हैं, क्या आप सिर्फ टेम्परेचर रिपोर्ट कर रहे हैं, या असल में आप इनडायरेक्टली उसे कह रहे हैं कि भाई या तो हीटर ऑन कर दो या उठकर खिड़की बंद कर दो। हमें फ़ौरन समझ आ जाता है कि यहाँ बोलने का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि सामने वाले से कुछ करवाना है। ये सिंपल सी मिसाल क्लियरली साबित करती है कि फॉर्म और फंक्शन की मैपिंग कोई 1-to-1 कॉरेलेशन नहीं होती। एक सिंगल फॉर्म, जैसे आपने कहा यहाँ सर्दी है, मल्टीपल फंक्शन सर्व कर सकती है। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक ऑर्डर भी। और बिल्कुल इसी तरह एक सिंगल फंक्शन, जैसे आप चाहते हैं कि कोई दरवाज़ा बंद करे, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स ले सकता है। आप सीधा कह सकते हैं दरवाज़ा बंद करो, या फिर पोलाइट होकर पूछ सकते हैं क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देंगे। जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है ना, हम अपनी अंदर की इंटेंशंस और सरफेस वर्ड्स को मैप करने में हाईली फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव हो जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ पर अप्लाई करें। जस्ट ऑब्जर्व, पाकिस्तान में आपकी सोसाइटी और आपकी यूनिवर्सिटी डेली बेसिस पर किन लैंग्वेजेस को किस तरह वैलोराइज करती है। आप दिन में कितनी दफ़ा उर्दू से इंग्लिश या किसी रीजनल लैंग्वेज में कोड स्विच करते हैं, और आखिर क्यों करते हैं। इन हैवी एकेडमिक थियरीज को अपनी रोज़मर्रा की पर्सनल रियलिटी के साथ कनेक्ट करना ही इस मटेरियल को मास्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अगली क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।